आज एक अत्यंत दुखद विमान हादसे में लंदन जा रहा एयर इंडिया का यात्री विमान AI-171 गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे से टेक ऑफ के लगभग 1 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस त्रासदी से जुड़ी ताजा स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट KV प्रसाद। और इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, एक रिपोर्ट इस हादसे पर। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का यात्री विमान आज अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ान संख्या AI-171 में 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्यों सहित कुल 242 यात्री थे। इसमें 169 भारतीय, ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7 और एक कनाडा का यात्री सवार था। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई है। जीवित बचा एक यात्री मामूली रूप से घायल है। इसकी पहचान ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश के रूप में हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। सेना और NDRF के दल राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक परिचालन नियंत्रण कक्ष बनाया है। इसका संपर्क नंबर 01124610843 और दूसरा नंबर है 9650391859। अहमदाबाद हवाई अड्डे का हेल्पलाइन नंबर 9974111327 है। एयर इंडिया ने यात्री हॉटलाइन नंबर 1800569144 भी शुरू किया है। प्रसाद जी, जब इस तरह की इतनी गंभीर त्रासदी होती है तो आपको लगता है कि उसके बाद 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो इमरजेंसी रिस्पांस, राहत और बचाव कार्य, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कारणों में कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि हम भविष्य के लिए सतर्क रहें। जी सोनू जी, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल तो जो पूरा जिसे कहते हैं अटेंशन रहेगा वो कि जितने लोग वहाँ हैं उनको निकालें और जितने घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाएं, उनका चिकित्सा कराएं। और जैसे हमने सुना है कि एक यात्री उसमें से बच निकले, तो उनका उपचार तो हो ही रहा है। तो वो एक बहुत ही अहम जिसे कहते हैं विटनेस है इस पूरे हादसे में, तो उनके ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा। सवाल जो आपने बात की थी, जो इस पे इन्वेस्टिगेशन होना है वो होगा ही। वो एक हमेशा ही इस तरह के त्रासदी के साथ होता है और वो जरूरी भी है, क्योंकि जैसे आपने भी फरमाया, कहा आगे के लिए इस तरह का ना हो। और इसमें कई सारे लोग जुड़ जाएंगे। दिल्ली जो हमारे भारतीय जो है DGCA, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन के जो हमारे वो जुड़ेंगे। उसके साथ साथ और सारे लोग जुड़ेंगे। बोइंग कंपनी जिनका विमान है उनका सबसे ज्यादा स्टेक होगा इसमें, क्योंकि बोइंग विमान सिर्फ एयर इंडिया के पास नहीं है, तमाम सारे विश्व के जो एयरलाइंस हैं उनके पास है। तो वो चाहेंगे कि जाने कि क्या हुआ कि इतना 14 साल से इनका ये एक ड्रीम लाइनर चल रहा है। तो जहां तक रिपोर्ट्स पड़े हैं, पहली मर्तबा इस तरह का 787 ड्रीम लाइनर का क्रैश हुआ है, तो उनके लिए बहुत है। और बोइंग के साथ पिछले कुछ दिनों पहले विवाद भी रहा, अमेरिका में उनमें इन्वेस्टिगेशन रहा, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। साथ ही साथ तमाम सारी एजेंसी जुड़ जाएंगी। ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो वो NTSC, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड, वो जुड़ेंगे। फेडरल अमेरिकन एजेंसीज जुड़ेंगी, क्योंकि सबका स्टेक है इसमें, सिर्फ भारत का ही नहीं है, सबका स्टेक है, तो इसमें सब जुड़ेंगे। और अब सीधे चलते हैं अहमदाबाद, जहां हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट डॉक्टर चिराग भोरानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, आपके पास क्या ताजा जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? ताजा जानकारी के हिसाब से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे ही चल रहा है। जस्ट रिसेंटली हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने विजिट किया और उन्होंने अश्योर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंक्लूडिंग NDRF टीम्स भी वहाँ प्रेजेंस है। और सिचुएशन के हिसाब से एक कंफर्म जानकारी ये आ रही है कि एक ब्रिटिश पैसेंजर जो है वो मिरेकुलसली उनकी लाइफ सेव की गई है। वो अंडर क्रिटिकल सिचुएशन है अभी। और अपार्ट फ्रॉम दैट काफी और कैजुअलिटीज भी है। आंकड़ा शायद ज्यादा हो सकता है डेथ का। तो इसका जो दायरा है इस एक्सीडेंट का वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि रिहायशी इलाके में गिरा। जो घायल है उनके लिए जो राहत और बचाव कार्य हुआ है उसमें जिस तरह की मुस्तैदी दिखाई गई है उसके बारे में आप बता सकते हैं? ग्रीन कॉरिडोर और जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, एक सामूहिक रूप से जो सारी एजेंसीज हैं उन्होंने मिलकर। जी,
जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्लेन ने जब 138 को उड़ान भरी, उसके 2 मिनट के अंदर ही प्लेन बिल्कुल एयरपोर्ट के नजदीकी एरिया है सिविल हॉस्पिटल, वहां के रेसिडेंशियल डॉक्टर की बिल्डिंग के ऊपर प्लेन गिरा। जैसे ही वहां पे प्लेन गिरा, तुरंत ही जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज वाली टीम है, सबसे पहले वहां पे लोकल हेल्प आ गई, उसके बाद लोकल फायर ब्रिगेड, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ टीम, सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स, कोस्ट गार्ड, सब एजेंसियों की मिली हेल्प की वजह से। लेकिन वहां पे ये हुआ कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगी, भीड़ इकट्ठा होने लगी, लेकिन गवर्नमेंट ने तुरंत स्विफ्ट एक्शन लेकर डिसीजन लिया कि सब जगह खाली की जाए, एक ग्रीन कॉरिडोर किया गया, जैसे कि जितने भी घायल है उनको सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। एट द सेम टाइम यहाँ पे कैंटोनमेंट है एडजेसेंट एरिया के अंदर, कैंटोनमेंट वालों ने अपनी पूरी दीवार गिरा दी और वहां से भी दूसरा एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया गया कि जैसे कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज स्मूथली ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चिराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। And KB, as we just heard, our correspondent, Dr. Chirag Bhorania, he mentioned a point that, there were crowds who gathered there right after the incident. And the government made sure that those were dispersed, because it's very important, as we were earlier discussing, that, the people who are there to actually help, and they do not interfere with the operations, with the rescue operations and relief operations. I think exactly what we've been discussing in the previous program, that while it's very anxiety would bring people out and also to understand what's happening around, but it's very important, as I said, don't crowd the area. Allow the first responders to do their job. It's very important for them to connect, to make sure that the people who need the utmost attention are transported safely to areas where they actually need to be there, right? That's the hospital in this case, because they need attention. So crowding that area, and I think it's a very welcome step, the fact that we heard the green corridor, which is now a concept which is being built over decades in many cities, especially in transportation of, when you hear of life-saving organs being transported from aircraft. This is a very novel concept, and it's very welcome because you need that kind of a swift transportation. So I think we were discussing exactly crowds are there. As I said, one, A, out of anxiety, a B, for just watching what's happening around. So, but we must. जैसा आप कह रहे हैं कि घायलों के लिए जो एक गोल्डन आवर होता है, उनको इमीडिएटली जो मेडिकल अटेंशन है वो मिलनी बहुत जरूरी होती है। सोनू जी, ये तो हम सब जानते हैं कि जो घायल अवस्था में है वो किस परिस्थिति में, वो सिर्फ डॉक्टर ही जानता है, और आपका काम है कि आप जल्द से जल्द उनको किसी अस्पताल या चिकित्सालय पहुंचाए जहां पे उनको मदद मिल सके और डॉक्टर डिटरमिन कर सके उन पे क्या कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप भीड़ करके रास्ता रोकें, और शहरों में तो हम सब जानते हैं कि चल गया है इस वक्त की, जैसे एम्बुलेंस देखते हैं तो लोग रास्ता दे देते हैं। पहले ये कैंपेन चला इस पे भी, क्योंकि शहरों में ट्रैफिक इतना रहता है, लेकिन फिर भी एक जागरूकता बनी है। तो ये मेरे ख्याल से जैसे बहुत जरूरी है हमारे नागरिकों को कि ठीक है हम मदद करने पहुंचे, लेकिन मदद बाधा ना बने, ये हम ध्यान रखें। And now let's listen into what Air India MD and CEO Campbell Wilson said after this incident. He expressed condolences to the families, and he also shared detail about the passengers on board. But first and most importantly, I would like to express our deep sorrow about this event. This is a difficult day for all of us at Air India, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, their families, and loved ones. I know that there are many questions, and at this stage, I will not be able to answer all of them, but I do want to share the information we have at this time. Air India flight AI-171, operated with a Boeing 787-8 aircraft, travelling from Ahmedabad to London Gatwick, has been involved in an accident after takeoff. Flight AI-171 was carrying 230 passengers and 12 crew members on board. Of the passengers, 169 are Indian nationals, 53 are British nationals, there are 7 Portuguese nationals and 1 Canadian national. The injured passengers have been taken by local authorities to the nearest hospitals. We are actively और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति
गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
गुजरात में आज हुए विमान हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह अभी अहमदाबाद से बोल रहे थे। बहुत ही संवेदनशील उनका संबोधन था। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत लोग जो परिजन हैं, जो हताहत हुए हैं लोग, उनके जो परिजन हैं, उनके लिए बहुत ही एक नाजुक क्षण है। कैसे देखते हैं आप उन्होंने जो बात कही कि उनके लिए भी, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, जो इस त्रासदी से गुजर रहे हैं, जो परिजन हैं, जो सगे संबंधी हैं मृतकों के, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि हम इंतजाम कर रहे हैं। पूरे आप संबोधन को कैसे देखते हैं? नहीं, ये देखिए, ये दर्शाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है और इस त्रासदी के साथ जिन लोगों के साथ भावनाएं जुड़ी रहती हैं उसको देखते हुए किस तरह की परिस्थिति को संभालते हुए चल रहे हैं। एक जो विशेष बात जो मुझे लगी उसमें, एक उन्होंने कहा जितने परिजन आए हैं उनके जो सरकारी जो कार्रवाई होनी है उसके लिए तो है ही, उनके रहने का, उनके वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अचानक आपको एक रातों रात आपको एक जगह जाना पड़ता है जहां आपके साथ सगे संबंधी हैं नहीं है, आपके रहने का, तो ये तमाम सारी, जैसे हम अंग्रेजी में उसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स, वो एक अरेंज करना तो सरकार। और एक जो उन्होंने बात कही वो बिल्कुल सही थी कि भाई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो कसौटी, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि कई बारी होता है कि अरे पहुंचा ही नहीं कोई, जब वक्त हो गया हम तो बैठे रहे, हमारे पास कोई पहुंचा नहीं, इस तरह की चीजें आती रहती थी पूर्व में। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट जो 2004 के बाद बना है, तो चलते चलते जो कॉन्सेप्ट जो फ्रक्टिफाई होता है, तो ये दर्शाता है कि हम कितने उस मापदंड के नजदीक पहुंच रहे हैं, और अगर इसमें से कोई त्रुटियां रह गई तो आगे इसको सुधारेंगे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव वे में जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया है, और चूंकि वो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं उस गुजरात के उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो उनका दायित्व वैसे भी बनता है उस तरह से। Mr. Prasad, the Home Minister also mentioned about the fact that the DNA testing of the next of the kin of the passengers is taking place in Gujarat, because Gujarat has all the facilities. I think that's a very important point, because if it's happening in Gujarat, the samples don't have to be sent to outside Gujarat. It will hasten the entire process of identifying the dead and also handing over the bodies to the next of their kin, because in such incidents we have seen that earlier it used to take a lot of time for the bodies to be identified, for the bodies to be handed over to the kin, and as it is, like you mentioned, the kin are as it is in a state of shock and grief, and for them, and then on top of that, if it takes a long time for the bodies to be handed to them, that adds to their grief. Anubaji, I think there are two aspects to it. One, the DNA test has to be done for both legal and establish the next of kin are the ones who are actually handed over the body, because there are legalities that will come and kick in later, number one. The question is, you must go back a little. When, if you remember, when the Home Minister was bringing in the new Bharatiya Nyaya Samiti and other things in Parliament, he did mention that forensic labs will be established in various parts of the country, and because forensic evidence will be added to the investigation. So you have Forensic Science University, which he mentioned in Gujarat, and labs have been set up in many parts of the country as part of that process. So government demonstrated that it is going to back up. So today, what you mentioned, the question is the availability of resources, the scientific resource available in the state of Gujarat. Probably it's in Gandhinagar or nearby. I'm not very sure of where exactly, but the fact is it is there. Yes. It cuts down the time. And this is not just for this case. It's going to bring in for many other cases. The police investigations will be backed by scientific evidence. That's the concept. एक और उन्होंने जो पॉइंट कहा कि एविएशन डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है और जल्दी इसको और आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, सब चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पे तहकीकात हो, कार्रवाई हो, और क्योंकि सब उत्सुक हैं कि जानने के लिए हुआ कैसे। ये अचानक हवाई जहाज उड़ान भर रहा है और नीचे आ गया। जी, आपने अभी, हमने कुछ देर पहले प्रोग्राम में बोइंग के सीईओ की वक्तव्य सुना, वो भी कुछ कह नहीं पा रहे। तो जैसे मैंने प्रोग्राम में पहले भी बात की, तो तमाम सारी एजेंसियां इस चीज को जानना चाहेंगी कि हुआ कैसे, इसके पीछे कारण क्या है। अचानक एक हवा, और जैसे गृहमंत्री जी ने भी ये बात रखी थी, इतना सारा ईंधन था, वो एक इट वॉज लाइक अ, और तापमान तो खैर हो गया, गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में इतना फ्यूल आपका फूक गया और हवाई जहाज जब नीचे गिरा तो वो फटेगा ही। तो ये समस्या रहेगी और मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था
इसमें तहकीकात होगी, लेकिन इसमें थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिक वे से ही निकल के आएगा। तमाम सारी थियरियां लोग चला सकते हैं, लेकिन वो अनुचित होगा। जी, और एक बार फिर चलते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट चिराग भोरानिया के पास, जो अहमदाबाद में हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। चिराग, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस इंसिडेंट के बाद जाहिर है कि कुछ समय के लिए जो एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट था, वहां के जो ऑपरेशन थे वो सस्पेंड हो गए थे। फिलहाल वहां जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसमें क्या स्थिति है? वहां क्या ऑपरेशंस दोबारा चालू हुए हैं या अभी कुछ समय लगेगा? जी, जैसे ही इंसिडेंट नोटिस हुआ तुरंत बाद ये इंसिडेंस हुआ था नियर टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही 5 घंटे के लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट दोनों में सारे ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए थे। आफ्टर 5 आवर्स नियर अबाउट 6 to 7 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दिए गए थे और अभी रात के 12 बजे के बाद सारे ऑपरेशन डोमेस्टिक इंटरनेशनल पे शुरू हो जाएंगे। जी, आप ये बता सकते हैं कि जब आप कहने के ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे तो ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं, जो आने वाली फ्लाइट्स हैं, आगे जो फ्लाइट्स आएंगी, उनके लिए कुछ विशेष तरह की कोई उनके लिए मैसेजेस दिए गए हैं? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनके लिए कुछ कहा है कि किस तरह की उनको सावधानी बरतनी है? जी, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने सबसे पहले तो ज्यादातर जितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी या तो डिलेड हुई थी वो सारी फ्लाइट्स के लिए फिर से रीशेड्यूलिंग करना शुरू कर दिया था आफ्टर 6 or 7 PM। और बाकी जो कुछ फ्लाइट्स है जो कैंसिल कर दी गई थी उनको फिर से नेक्स्ट डे के लिए रीशेड्यूल किया गया था। जी, और before we move forward, let me share with our listeners that the Ministry of Civil Aviation has informed that an operational control room has been activated at the ministry to coordinate all details available at these contact numbers. The numbers are 011-2461-0843. That's a Delhi number. And the other number is 9650391859. The ministry added that it is committed to a swift response and full support for all affected. A dedicated helpline number +91 9974111327 has been set up at the Ahmedabad airport for passenger inquiries and assistance, and another passenger hotline 1800-5691-444 has been established by Air India to provide more information. प्रसाद जी, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी एयरलाइन के क्रैश की तो उसमें ब्लैक बॉक्स को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता सकते हैं? ये एक इसको कहते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ब्लैक बॉक्स का नाम दिया जाता है, हालांकि इसके कलर शायद ऑरेंज होता है। ऑरेंज होता है। हाँ, वो इसलिए कि वो कहीं, और ये जो इसका लोकेशन पीछे की तरफ होता है, क्योंकि जो इनके अनुमान है कि कभी इस तरह का हादसा हो तो वो जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में अंत तक जो कप्तान और उनके सहयोगी हैं कैबिन में जो बैठे हैं उनके बीच में जो भी वार्तालाप हो वो, और साथ में कोई इस तरह की कोई आवाज हो, कोई भी हो ऑडियो, तो वो सब रिकॉर्ड होती है। तो जो एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम सारे लोग हैं, वो इस डेटा को फिर पढ़ के एनालाइज कर पाते हैं कि क्या वजह थी, क्या हुआ है, प्लेन के आखिरी क्षण तक ऐसा क्या हुआ कि ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो एक CVR जिसे कहते हैं, ये ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। जी, और जो जांच है उसमें कौन कौन से क्या कहें कि पक्षधर उसमें शामिल होंगे? जैसे मैंने कहा, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के जो लोग हैं वो सभी इस एविएशन की इंडस्ट्री से जुड़े रहते हैं, उनको पता होता है, तमाम सारी तकनीकी टीम है, पायलट्स हैं, तमाम सारी चीज होते हैं। और इस विमान दुर्घटना में, जैसे अभी कुछ देर पहले भी हमने बात की थी, अनुभा जी ने जब पूछा था, कई सारी एजेंसी जुड़ जाएंगी। एक तो बोइंग का बहुत बड़ा स्टेक होगा, वो जुड़ेगी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड US का वो जुड़ेगा, ICAO के साथ उनका अरेंजमेंट है। FAA जुड़ेगा, फेडरल एविएशन एजेंसी। और अभी जैसे इन्होंने हमें बताया, अनुभा जी ने, UK भी अपना दल भेज रहा है, क्योंकि UK के पैसेंजर्स थे तो वो अपने नागरिक को जानना चाहेंगे। तो ये कई सारे दल जुड़ेंगे, लेकिन मेन इन्वेस्टिगेशन भारतीय DGCA की तरफ से होगा। और तमाम सारी टेक्निकल एवेल्युएशन में जो डेटा निकलेगा उसके साथ इनको एक अंदाजा होगा कि हुआ क्या। You know, we were listening to the Union Home Minister Amit Shah earlier. He mentioned, like you also mentioned, KV, earlier, that that accidents they never happen. You don't know when it might happen, but alertness of the administration
is tested, as in this unfortunate case. So it's not just the administration. At the level of the citizens, common citizens, when we have these disaster management exercises, how important are these for a common man, to take part in this, so that when such an unfortunate incident happens, they're prepared for it and they can add to the rescue and relief operation? Yeah, primarily there are two aspects, as I mentioned before. The first responders are trained people who are trained to handle such emergencies, so they should be given precedence. Common citizens who may be trained can volunteer, but that they'll have to wait. They cannot just jump in and say, I can do this. Well, in case of emergency, people do take, but as we heard the Home Minister tell us a little while ago, not just the DGCA, the National Disaster Response and the Gujarat Response Forces, the central paramilitary forces were activated to send in. So actually it was the whole of government approach. Try and get everybody on board, or as they call in the old shipping parlance, all hands on the deck. If there's an emergency, all hands have to come on the deck to see through the turbulence. That is the idea. And I think that was done. I also want to talk to you about the fact that so far we've been talking about the government response, but social media, in this day and age of social media, we cannot avoid. And we've been seeing, how important a role can social media play? I mean, of course, there is the negative and there is the positive, but how important is it? See, as long as you give information which is accurate, as long as you don't add to the confusion, that will be a contribution of all media, social media or otherwise. The question is, in our anxiety to put out something, we kind of put out something which is inaccurate, leads to confusion, leads to anxiety, and can cause trauma and stress, unwarranted stress. Because here it is human lives at stake. And if you put out in your anxiety something which is away from truth, as all of you appreciate, we are all from the world of media and in the process of communication. Yes. Tell what is correct, or wait for people to confirm what you know. Because we are not trained to say, we know only a doctor can tell you if somebody is surviving or not. Right? So आप कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल जेन्युइन हो और त्वरित हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए. नहीं, त्वरित तो हम सबका एंग्जाइटी रहता है कि हम सबसे पहले बताएं, लेकिन सबसे पहले गैर सरकारी सोशल मीडिया की, जैसे उन्होंने कहा, गैर सरकारी तौर पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा. And that brings us to the end of this program, which was we were talking about the Air India passenger plane which crashed earlier today, that was carrying 242 people, including the crew. And with that, we end this program.